अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आर्ट एंड कैलीग्राफी और मैं हूं सलीम खान। मेरे साथ हैं आरफा जी और हम दोनों मिलके ये पेंटिंग को मुकम्मल करेंगे। इसमें थोड़ा सा काम बाकी है, पिछले प्रोग्राम में हमने इसको बनाया था तो थोड़ा सा इसका काम बाकी है जो हम आज करेंगे। तो आइए रंगों से खेलें। अच्छा आरफा जी, इसमें थोड़ी सी ये जगह है ओपनिंग में, मैं चाह रहा था कि इसको फिल अप कर दें। सलीम भाई, जैसे भी आपने बताया कि आपने स्क्रैच से शुरू किया था। हाँ जी, ये प्लेन कैनवस था। जी बिल्कुल। और आप कैमरे के सामने ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जी जी। जैसा मैंने सलीम भाई से आज समझ पाई हूँ कि एक आर्टिस्ट का एक तख़य्युल होता है और जब जब वो अपनी तस्वीर को मुकम्मल करते चले जाते हैं तो उसमें एडिशंस भी होते चले जाते हैं, कलर्स का चेंज भी आता चला जाता है। उसके बारे में पहले थोड़ा सा बता दीजिएगा कि मिसाल के तौर पे जब आपने किया तो अगर आपको कहीं डल लगा तो आपने कलर स्कीम को चेंज किया। right. और पेंटिंग में हम ये आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक्रेलिक कलर जो हैं इसमें यही खूबी है कि एक दूसरे के ऊपर ये कलर आ सकते हैं। तो नीचे का कलर जो है वो आप छुपा सकते हैं। सम टाइम आप उसको सिर्फ वाइट करके छुपा दें और उसके ऊपर नया कलर सूखने के बाद अप्लाई करें। सलीम भाई, मैं यहाँ एक और सवाल भी आपसे करना चाहती हूँ। अभी ऑफ द ईयर हम इस पे बात भी कर रहे थे कि बाज़ औक़ात एक शाहकार हमारे सामने नज़र आता है, एक पेंटिंग हमें नज़र आती है तो हम समझते हैं कि आर्टिस्ट ने अपने फर्स्ट स्ट्रोक्स में ही उसको मुकम्मल किया है। तो अभी हम मोनालिसा की जो वर्ल्ड रिनाउंड पिक्चर है और जिसकी कॉपीज़ पूरी दुनिया अपने घरों में लगाना चाहती है, ऑफिसेज़ में, थोड़े उसके बारे में आप बात कीजिएगा कि जब उसका एक्सरेज किए गए या उसको स्कैन किया गया तो क्या पाया? उसमें वो पेंटिंग एक दफ़ा में ही नहीं बनी हुई। उसके एक्सरेज करने के बाद पता ये चला है कि उसके नीचे कई दफ़ा, ये 3-4 दफ़ा पेंटिंग जो है उसने आर्टिस्ट ने बनाई है और फाइनल जो है वो ऊपर हम लोग सब देखते हैं। इनसाइड जो उसका काम हुआ है वो हमें नज़र नहीं आता, लेकिन एक्सरे करने से मालूम हुआ कि वो पहले भी कई दफ़ा उसने ट्राई किया है और फाइनली ये चीज़ तैयार की है। इसी तरह से हम कलर्स लगाते हैं और बैकग्राउंड लगा के उसके ऊपर लिखाई करते हैं। बाज़ औक़ात लगता है यहाँ से पीका कलर है, हम उसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो ये कलर में एक यही खूबी है कि हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसे लगाते हैं और जहाँ कहीं देखते हैं कि इस यहाँ पे फ़लाँ कलर की ज़रूरत है तो हम उसको चेंज कर देते हैं। जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि वाइट में भी डिफरेंट शेड्स हुआ करते हैं, तो अभी आप कह रहे थे कि जो कुल के अंदर वाइट यूज़ किया गया है, जी जी, इसको उठाने के लिए, उभारने के लिए वाइट का कौन सा शेड आप यूज़ करने जाएंगे नेक्स्ट अटेम्प्ट में? इसमें ये शुरू में हम एक जगह स्पेसिंग के लिहाज से अलॉट करके उसके अंदर कलर कर देते हैं लिखाई करने के बाद, लेकिन इस वाइट के अंदर एक सॉफ्ट वाइट आता है, एक मीडियम वाइट आता है और एक टाइटेनियम वाइट आता है जो सॉलिड वाइट होता है। उसको लगाने से ये पेंटिंग जो है और उभर आती है, लिखाई जो है ज़्यादा उभर आती है। तो मोटे लेटर के अंदर मोस्टली हम टाइटेनियम वाइट इस्तेमाल करते हैं। और जैसे कि आपको मालूम है कि आजकल बाज़ार, दुकानें सब बंद हैं और सामान आसानी से नहीं मिल रहा, तो कुछ हमें भी थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है। हमारे पास जो पुराने कलर्स पड़े हुए हैं हम उनको ही लगा रहे हैं, लेकिन टाइटेनियम वाइट आने के बाद हम इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करेंगे। प्रॉबली हम वो शो के अंदर ही इसको ला के करेंगे। मैं यहाँ पे एक और चीज़ भी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सलीम भाई का आर्ट वर्क अगर आपने देखना है तो टोरंटो की मेन जगह पे पूरी की पूरी जो उसकी सीलिंग है वो सलीम भाई ने तैयार की है। और अगर आप भी अपने लिहाज से कोई पेंटिंग या कोई आयत को चाहते हैं कि उसको आपके स्पेस के मुताबिक, फ्रेम के मुताबिक करें, तो ही इज़ ऑलवेज अवेलेबल। बिल्कुल, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आरफा बाजी को कॉल कर सकते हैं, आप ही को कॉल करें। हाँ मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे है, आप नोट कर लीजिएगा। तो इसमें हम थोड़ा सा और एडिशन करते हैं और वो ये जगह है, मैं ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इसमें कुल हु अल्लाह को ही रिपीट कर दिया जाए। तो इस तरीके से करेंगे कि उसमें थोड़ी सी फिलिंग भी हो जाए और थोड़ा सा उसमें निखार भी, एम्प्टीनेस ना रहे, एम्प्टीनेस ना रहे।
اب اس میں نے یہ سوچا اس میں 3 لام میم آتے ہیں لم، تو تینوں لام میم کو ہم ایک جیسا بنا کے اور اس کے اندر چھوٹی لکھائی جو ہے باقی کی اس کو وہ کر دیں. تو میں پہلا لم بناتا ہوں اس کا، وَلَمْ يَلِدْ اب یہاں پہ چھوٹا سا اس کو یہ اس طرح سے اس میں فلنگ ہو گئی. اوپننگ ہم برقرار رکھیں گے اس کے اندر تاکہ بالکل بھرا بھرا اور اوور یہ نہ لگے. دوسرا کبھی تھوڑا سا سٹروک میں اگر اوپر نیچے ہو جائے تو بعد میں ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. یہاں پہ وہ لم یو اب تیسری جگہ یہاں پھر موجودہ میں اس میں ہم لکھائی زیادہ ہے آخر میں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے لیے جگہ بچا لیں. لم اس طرح سے اس کی فلنگ ہو گئی. یہاں پہ اس کل کو بھی ہم لے سکتے ہیں، هو اللہ احد اللہ صمد اس میں لکھ سکتے ہیں، یا یہ ہے کہ ہم یہیں پہ کل کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں. تو کیسے کرنا نہیں چاہیے؟ مگر آپ دیکھیے نا قل هو اللہ احد اللہ صمد، پھر اللہ صمد یہاں پہ آنا چاہیے. یہ ہے اللہ صمد. Oh, so this carries with the whole That thing, whole thing, yeah. and this will go with the whole thing. Right. اچھا مگر پھر کل بھی تو وہی والا آ رہا ہے، اگر ہم اس کو نہیں ریپیٹ کریں تو پھر ہاں اس کو نہیں کرنا. اس دونوں طرح سے آپ کر سکتے ہیں. جیسے یہاں میں نے کل ایڈ کیا ہے اس کو، کل هو اللہ احد یہاں پورا میں نے لکھا ہے. تو یہ دیکھنے سے کل ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سورہ کون سی ہے. تو اب اس میں یہ ہے کہ میں کل هو اللہ یہاں بھی لکھ سکتا ہوں، اور اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد یہاں آ جائے گا. تو پھر لم یلد ولم یولد کر سکتے ہیں. آپ ہم تو شاگرد ہیں. تھوڑے سے یہ ہے کہ ذرا سا ہم ادھر ادھر لیٹرنگ کو کر دیتے ہیں، لیکن پینٹنگ کے اندر پوری لکھائی موجود ہوتی ہے. تو اب کل ہو یہاں بھی کر دیتے ہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اور یہاں پہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ پورا ہو گیا. اب اس کی تھوڑی سی ڈیکوریشن ہم دوسرے کلر سے کر سکتے ہیں. یہ کلر ابھی تھوڑا سا گیلا ہے تو اس کے اوپر لکھائی نہیں ہو سکتی. تو اچھا اب سلیم بھائی، کیونکہ ہم آپ سے سیکھ رہے ہیں، اس کا مقصد ہے کہ کسی انسان کو بھی
خاص طور پہ کیلیگرافی کرنے کے لیے پینٹس اور برشز کے ساتھ ان قلموں کا ہونا بہت ضروری ہے؟ یہ مارکرز ہیں اور ان کی ٹپ جو ہے وہ ڈائمنڈ ٹپ کہلاتی ہے اور یہ قلم کی طرح استعمال کی جا سکتی ہے. تو یہ ذرا سی تھوڑی سی آسانی ہے استعمال کرنے میں کیونکہ کینوس کے اوپر قلم کو چلانا بڑا مشکل ہوتا ہے اور قلم پیپر کے اوپر استعمال کی جا سکتی ہے بڑی خوبی سے. اور آپ دیکھیں گے کہ قلم کی سکویک اس میں آتی ہے جب ہم اسے چلاتے ہیں تو اس کی سکویک پیدا ہوتی ہے. وہ قلم کو ٹھہرا کے رکھتی ہے یعنی سلپ نہیں ہونے دیتی اور وہ قلم کو پیپر کے اوپر ٹھہرا کے چلتی ہے اور اس کی ایک سکویک آتی ہے اور لکھنے والے کو احساس ہوتا ہے کہ میں کس فلو سے اس کو لکھ رہا ہوں. اچھا مجھے لگتا ہے یہ جو ایبسٹریکٹ آرٹ اب اس لیے بھی زیادہ ہوا کہ ہمارے آپ کے زمانے میں تختی کا استعمال بہت تھا, خوش خطی پہ خاص طور پہ زور دیا جاتا تھا. ابھی آپ سکویک کی بات کرتے ہیں تو وہ تختی کا یا خوش خطی کا اصول تھا اور میرا خیال ہے آج کی جنریشن تو اس سے واقف نہیں ہے. ہاں, آج کی جنریشن کو یہ پتہ نہیں ہے تختی کیا چیز ہوتی ہے. بچپن میں مجھے یاد ہے کہ پہلی جماعت سے ہی ہمیں تختی کا استعمال سکھایا جاتا تھا. اس میں لائنیں لگائی جاتی تھی پینسل کے ساتھ اور الف سے یہ تک ڈیلی لکھا جاتا تھا. ایوری ڈے ہمیں وہ الف سے یہ تک لکھا جاتا تھا. اس کے بعد دوسری تیسری جماعت میں آ کے پھر اس میں لکھائی شروع. اور مارکر کا استعمال یہ جو بال پوائنٹ پین ہے اس کا استعمال تو کرنے ہی نہیں دیا کرتے تھے کہ آپ کی رائٹنگ خراب ہو جاتی. تو اب اگر جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اگر اس وقت بھی آپ اپنی تحریر کو خوش خطی کرنا چاہتے ہیں تو یہی والے پین آپ استعمال کر کے کاغذ پہ استعمال کر سکتے ہیں. بالکل بالکل, یہ چیپر بھی ہیں اور آپ کو قلم جیسے اس کا خط کسی اینگل پہ بنانا پڑتا تھا وہ بھی نہیں بنانا پڑتا اور اس سے بڑی اچھی پریکٹس ہو جاتی ہے. وہ کاپیز ایک ملتی ہیں رف کام کرنے کے لیے, وہ آپ بکس لے لیں کاپی رف کام کرنے کے لیے اور لکھتے جائیں اس کے اوپر لکھتے جائیں صفحہ الٹایا لکھتے جائیں. تو اس سے یہ بڑی, اور میں خود بھی وہ کرتا ہوں اور آج تک کرتا ہوں اس لیے کہ میں مختلف تحریروں کو پریکٹس کرتا ہوں. جیسے خط کوفی ہے آج کل میں اس کی بہت پریکٹس کر رہا ہوں اور نسخ ہے, نستعلیق ہے, پھر ثلث ہے. ثلث سب سے زیادہ استعمال ہوتی رہی ہے لیکن نسخ کا رواج ہمارے ہاں اردو کی وجہ سے ہوا اور ہمارے موسٹلی قرآن جو ہے وہ نسخ میں لکھے جاتے ہیں. نستعلیق جو ہے وہ جس کو ہم اردو کہتے ہیں پرشین جس میں لکھی جاتی ہے فارسی جو ہے وہ نستعلیق کہلاتی ہے. اور اس کے علاوہ بے شمار خط ایجاد ہوئے جو کہ اتنے رائج نہیں رہے, جس میں ایک خط غبار ہے کہ ایک لفظ لکھ کے جیسے یہ موٹا سا لفظ لکھا ہے تو اس کے اندر ہی پوری لکھائی کی جاتی تھی, چھوٹی لکھائی اس کے اندر, وہ خط غبار کہلاتا ہے. جیسے سورہ یاسین اکثر ملتی ہے کہ یاسین لکھا ہوتا ہے اور یاسین کے اندر پوری کی پوری سورہ تحریر ہوتی ہے, وہ خط غبار کہلاتا ہے. اچھا. اور پھر ایک ہمارے ہاں خط شکستہ کہا جاتا ہے, وہ ہماری کورٹس کے اندر رائج تھا پرانے وقتوں میں, یہ مغل پیریڈ میں بھی وہ کورٹ کے اندر رائج تھا اور اس شکستہ کے اندر لکھائی ہوا کرتی تھی. ہمارا آپ نہیں پڑھ سکتے اس لیے کہ وہ بہت جلدی لکھتے تھے اور ادھورے لفظ ہوتے تھے. اس کو شارٹ ہینڈ بھی کہا جاتا ہے. شارٹ ہینڈ بھی کہتے ہیں آپ اسے, خط شکستہ کو شارٹ ہینڈ بھی کہا جاتا ہے. اور اس میں بھی قرآن لکھے گئے اور وہ بھی بڑا پاپولر ہوا. اور میں سمجھتا ہوں افریقہ کے اندر ایک لکھائی ہے جس کو خط مغربی کہتے ہیں, وہ افریقہ کے اندر بڑی رائج ہوئی اور وہ بڑا ہی خوبصورت خط ہے اور کسی وقت ہم اس کی بھی ڈیمانسٹریشن کریں گے. میری کوشش ہوگی اور ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ جس کے اوپر آپ پریکٹس کرتے ہیں ہمیں ذرا پلیز اگر وہ بھی آپ اگلی ملاقات میں دکھا سکیں تو بڑی مہربانی ہوگی. میرے پاس بکس ہیں, میں نے بے شمار بکس بھری ہوئی ہیں تو اس کی بھی ہم اس کو دیکھیں گے کہ وہ کیسے لکھا جاتا ہے. اور میں نے پہلے جو پچھلے پروگرام میں نے بتایا تھا کہ جو الفابیٹس ہیں اس کے عربک یا اردو کے یا نسخ یا کسی اس میں دیکھ لیں, ان کی ایک ترتیب ہوتی ہے لکھنے کی, ان کا ایک قاعدہ ہوتا ہے لکھنے کا. اس قاعدے کو جو کاتب تھے وہ سال ہر سال بیٹھ کے 2-3 سال تک
उसकी प्रैक्टिस किया करते थे। यही वजह है कि आप किताबों को देखें जो टाइप से नहीं लिखी गई, वो हाथ से लिखी गई हैं। एक पहले पेज से लेके 500 नंबर पेज तक चले जाएं तो उनकी लिखाई एक ही होती थी जैसे वो टाइप से की हुई है। तो ये उसमें कमाल पैदा होता है। उसके जो कानून हैं लिखने के, वो हम उसमें नहीं जाते आर्टिस्ट लोग, इसलिए कि हमारा मकसद किताब लिखने से नहीं होता बल्कि पेंटिंग बनाने से होता है। हम उसके अंदर खूबसूरती और लेटरिंग की फ़्लो को पैदा करते हैं। तो इस वजह से हम उसमें ज़्यादा नहीं जाते, लेकिन शुरू में हमने भी उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस की कि ये अलिफ कैसे लिखा जाता है, बे कैसे लिखा जाता है। और मोस्टली शुरू के अंदर लिखने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्योंकि वो नस्तलीक को भी देखते हैं, नस्क को भी देखते हैं, मतलब उर्दू की लिखाई को भी देखते हैं और फिर अरबी में लिखी हुई जो नस्क है उसको भी देखते हैं। तो वो जब लिखते हैं तो वो दोनों को मिक्स कर देते हैं। जब लिखाई करते हुए एक वाव जो है वो उन्होंने नस्क में लिखा होता है, अगला वाव या रे देखें तो वो नस्तलीक में लिखा होता है। तो उससे पता चल जाता है कि ये अभी स्टूडेंट है लिखाई के लिए, इसको पूरी तरह से पता नहीं है। वेलकम बैक जी। आइए हम फिर से शुरू करते हैं। और इसके अंदर वो जो अच्छा, ये आपका पेपर भी स्पेशल है। ये वेट पेपर जो होता है जिसके अंदर वज़न होता है, उसके अमूमन किनारे इस तरह से होते हैं। और पेंटिंग बनाने के बाद हम बाज़-औक़ात इस पे वो फ्रेमिंग नहीं करते, इसको डायरेक्ट शीशे के अंदर डिस्प्ले करते हैं और उससे इसकी खूबसूरती जो है वो नज़र आती है। और बाज़-औक़ात हम लिखाई कोई बनाते हैं छोटे पेपर के ऊपर, तो हम उसको गीला करके तो इस तरह से इसको ऐसे करके उतारते हैं कि वो यही चीज़ बन जाती है जैसे वो अनकट किस्म का पेपर होता है इस तरह से। तो हम उसकी खूबसूरती को पैदा करते हैं। अच्छा, अब अलिफ जो है वो मार्कर से मैं कर रहा हूँ, इसलिए ये अलिफ हम अमूमन जो नस्तलीक है जो उर्दू की लिखाई है उसमें ऐसे लिखते हैं, लेकिन जो नस्ख है उसके अंदर थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा होता है। और बाज़ औक़ात यहाँ पे आर्टिस्ट इस तरह से एडिंग भी सॉरी कर देते हैं। अलिफ को अलिफ करती है, वरना अदरवाइज तो ला की भी या अच्छा, बे जो है वो हम ऐसे लिखते हैं, ये उर्दू वाली लिखाई है। लेकिन जब हम नस्ख में जाते हैं तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, सॉरी। तो इस तरह से लिखा जाता है। अच्छा, वाव जो है उसमें ख़ास तौर पे वो होती है, ये नस्क में ऐसे वाव लिखते हैं। और नस्तलीक के अंदर जो वाव है उसको हम इस तरह से लिखते हैं, बारीक कर देते हैं आगे से, इसको यहाँ से लाते हुए ऐसे करके उठा देते हैं। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है जो नए नए सीखने वाले हैं उनको पता नहीं चलता। इसलिए पेंटिंग के अंदर अगर कैलीग्राफी भी करते हैं तो आप बाज़ार से जो कायदे इसके मिलते हैं, नस्ख के और उर्दू के अलिफ पे लिखा होता है, उसको ज़रूर थोड़ा सा स्टडी कर लें। उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपने कौन सी लिखाई करनी है। अगर नस्ख करें तो नस्ख ही को कॉपी करें, और अगर नस्तलीक लिखें तो नस्तलीक को ही करें। शिकस्ता जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, इससे ज़रा सा मुश्किल है, लेकिन जो लोग शिकस्ता लिखते हैं उनको वो बहुत पसंद है, सॉरी। तो इस तरह से इनको
किया जा सकता है। इसी तरह से लाम और सीन, और ये बेसिकली नून गुन्ना आप लिखें, नून गुन्ना कैसे? नून ओ अब ये नस्तालीक में है। ये नस्तलीक में है, नस के अंदर हम इसको थोड़ा सा स्टाइलाइज कर देते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि इसके सिर्फ 4-5 सेट ही हैं, आपको ये नहीं अलिफ बे ते हर चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप अलिफ लिखते हैं और उसके बे ते से लिखते हैं तो इसकी बनावट एक ही तरह की होती है। अच्छा, दाल, दाल, जाल, ये सारे एक ही तरह के हैं। सीन और शीन की बनावट एक है। और जीम की करें आप, जीम जो मैंने लिखा है वो बेसिकली ये मैंने जीम स्टाइलाइज किया हुआ है। मैंने जिस आर्टिस्ट से सीखा था उसने ये अपना जीम स्टाइलाइज किया हुआ था और वही मैं इसको लिखता हूँ जीम को इस तरीके से। और नून लाम भी एक फैमिली है, इसके ऊपर आप यूं डंडा बना दें और ये नीचे से ऐसे करें तो ये लाम बन जाता है और यहाँ तक काटें तो ये नून बन जाता है। सीन शीन वो भी इसी तरह से लिखे जाते हैं। अब यहाँ से आप अगर ये बेसिकली नून ही है और इसके साइड पे ये आ जाता है और इसमें 3 नुक्ते लगा दें तो ये शीन बन जाता है। इसके बाद तोए है और उसको हम लोग क्यों लिखते हैं। मोस्टली ये जो लिखाई है हमारी पेंटिंग में स्टाइलाइज्ड लेटर बनाने के बाद हमें आदत हो गई है कुछ कि हम मोस्टली स्टाइलाइज्ड लेटर ही बनाते हैं बनिस्बत हम इस तरह से अलिफ पे लिखें। तो अगर आप शुरू में थोड़ा सा इसकी स्टडी कर लें और चंद पेज इसके लिख लें तो आपको इसका याद रखना बड़ा आसान हो जाएगा कि आप किस ख़त तहरीर में ये लिख रहे हैं, उसका अंदाज़ क्या है लिखने का। बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि और कोविड के दिनों में अगर टाइम निकालिए आप पेंट करें, इट्स रिलैक्सिंग, बड़ा फ़र्क पड़ता है। और वेरी रिलैक्सिंग। मैं बेसिकली ना तो लेक्चर देता हूँ और ना ही मैं उसको बयान करता एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। और आपने अक्सर देखा होगा कि मैं जब काम करता हूँ तो मेरी ज़बान बंद हो जाती है, मैं बड़े सुकून से उसको बनाता हूँ। तो फिर मुझे याद आता है कि मुझे तो एक्सप्लेन भी करना है ये, तो अभी मुझे प्रैक्टिस नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं आप लोग देखते रहें, हम लोग इसमें आगे निकलते आएंगे और आपके साथ मिलके पेंटिंग बनाएंगे। नेक्स्ट पेंटिंग जो है वो इससे 4 गुना साइज़ की होगी और उसके लिए आप ज़रूर बैठ के देखिएगा, वो एक खूबसूरत पेंटिंग हम तैयार करेंगे आपके लिए। बहुत शुक्रिया। Thank you. और होता ये है कि अशख़ास जब हमारे साथ होते हैं, बहुत शुक्रिया सलीम खान साहब का कि आप तशरीफ़ लाते हैं, ये क्लासेस हमारे साथ कर रहे हैं। मगर मैं आपको यकीन दिलाती हूँ इट कैन बी अ ग्रेट हेल्प फॉर मी एंड फॉर यू एज़ वेल। और जब हम अपनी कोई क्रिएशन बनाते हैं यू टेक द प्राइड, और बहुत बड़ा स्ट्रेस रिलीवर भी है। That's right. बहुत शुक्रिया सलीम भाई आपका, थैंक यू जी। और आप लोगों के इंशाल्लाह वॉच करने का बहुत नेक्स्ट शुक्रिया। प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपने रब्ता करना तो सलीम भाई को गिवन नंबर के ऊपर ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अगली मुलाकात तक खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।